नमस्कार, आप देख रहे हैं चौधर की जंग और मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अंबाला लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के बारे में और उनका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने अंबाला लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों पर चर्चा की थी और आज हम इसी लोकसभा की बाकी बची 4 सीटों का विश्लेषण करेंगे, जिनमें यमुनानगर, जगाधरी, साढौरा, मुलाना विधानसभा सीटें हैं। और इस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा का प्रभुत्व माना जाता है और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच आपसी मनमुटाव की वजह से यहां की जनता विकास की बाट अब तक जो रही है। इस आपसी मनमुटाव का आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव रहेगा, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यमुनानगर की, लेकिन उससे पहले मैं आपका तारुफ करवा देता हूं हमारे गेस्ट से। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं नरेश भनवाला कांग्रेस पार्टी से, भूषण चूक बीजेपी से, धर्मपाल मकड़ोली इनेलो से, शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार और मंजुल पालीवाल राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का स्वागत है। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में अब तक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 6 बार जीत दर्ज की है, जबकि 2 बार भाजपा, एक बार जनसंघ व जनता पार्टी विजयी हुई है। इस सीट पर ब्राह्मण वोटर ज्यादा हैं, इसीलिए हर बार चुनाव ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग के वोटों के बीच में अटका रहता है। मुस्लिम वोटर भी यहाँ अपना प्रभुत्व रखता है। 1,90,000 के करीब वोट यहाँ पर हैं, 1 लाख के करीब पुरुष और 90,000 करीब महिलाएं हैं। इनेलो के दिलबाग सिंह यहाँ पर विधायक हैं और एक बार फिर उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है और किसी दल ने अभी यहाँ पर पत्ते नहीं खोले हैं। तो चलिए विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं मंजुल जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको यमुनानगर का ये जो पूरा क्षेत्र है, अंबाला लोकसभा का जो पूरा क्षेत्र है, इसमें कुमारी शैलजा का प्रभाव दरअसल माना जाता है कि उनका प्रभाव रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या इस बार वो प्रभाव खत्म हो रहा है आपसी मनमुटाव की वजह से? देखिए, बिल्कुल है कि पार्टी में जब 2 विचारधाराएं चलती हैं किसी भी दल में, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, और जहां तक कांग्रेस की बात है, इस बार जो शैलजा ने जिस तरह से विरोध किया और शैलजा जिस तरह से राज्यसभा में चली गई, ये सबको पता था कि वो चुनाव से डर रही हैं और वो सारी चीजें थी, तो उससे कहीं ना कहीं अब और ज्यादा जो उनके समर्थक है वो और ज्यादा उग्र तरीके से विरोध कर सकते हैं। मतलब जो हमारे सीएम हैं, और वो अपने को कहीं ना कहीं एक दावेदार मानती रही हैं, शुरू से उनके मन में रहा है। और मुझे लगता है हर नेता का जो भी विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के, कि भाई सीएम की दावेदारी हम भी रखते हैं। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ देखें कि जैसे हम अगर चर्चा करें कि उनके ही झगड़े की वजह से जो चंडीगढ़ और यमुनानगर का जो 4 लेन मार्ग था वो भी शायद लटका हुआ है, अटका हुआ है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें अगर सहमति होती तो आज यमुनानगर की तस्वीर बिल्कुल दूसरी होती। आपको क्या लगता है शंभू जी? जो मुझे लग रहा है कि यमुनानगर का सीट जो है अभी दिलबाग सिंह इनेलो के पास है, और इनेलो की जो अभी स्थिति है उसके हिसाब से और कांग्रेस की जो स्थिति है, पिछली बार भी फाइट यही दोनों पार्टी में थी। हाँ। मेन रूप से सेकंड पोजीशन पे आई थिंक कांग्रेस ही थी वहाँ पे। तो इस बार के चुनाव में जो स्टेट फैक्टर है वो काम करेगा, और उसमें केवल एक लोकल व्यक्तिगत नेता का फैक्टर नहीं होगा, पूरे स्टेट का फैक्टर होगा, जिसमें कि पूरे कांग्रेस के कामकाज की परीक्षा होगी। वो अपने और इनेलो की जो अभी 10 साल से सत्ता से दूर है, तो इस 10 साल में उन्होंने अपने आप को एज ए विपक्ष, सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी थी, कैसे प्रेजेंट किया था उसका वो आकलन है वहां पे। तो लेकिन जो अभी सिचुएशन बन रहा है उसमें जो बीजेपी के एंट्री होने से दोनों ही दल के लिए तो कठिनाई है। मतलब आपका कहने का मतलब है लोकल मुद्दों से ज्यादा हावी रहेगा पूरे स्टेट का जो मुद्दा है वो एक समीकरण। धर्मपाल जी, आपके विधायक वहां पर हैं और जनता अभी तक रुष्ट है काम नहीं करवा पाने की वजह से। नहीं, काम तो जनता को पता है कि जब हमारी सरकार थी 1987 में, तो देवलाल जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब बीजेपी के साथ अलायंस भी था, उस टाइम भी काम कराए, और जब चौटाला साहब यहाँ से मुख्यमंत्री बने 2000 में, हमने उस टाइम भी यहाँ यमुनानगर में बहुत काम कराए थे। और आज भी जब हमारा वहाँ सिटिंग विधायक है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उनके टाइम पे भी जब हमारा वहाँ सिटिंग एमएलए बैठा है, वो हमेशा हमने विधानसभा में, विधानसभा के बाहर भी जो भी कोई मुद्दे थे, हमेशा हमने बड़े स्ट्रांगली उन मुद्दों को उठाया है। और जनता की, हम 24 घंटे जनता की सेवा में वहाँ हमारे विधायक जी लगे रहते हैं, कोई भी मुद्दा उनका हमेशा उठाते हैं, हमें 100% उम्मीद हमारे साथ रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई दिलबाग जी काम कर रहे होंगे यमुनानगर में? क्योंकि बार बार ये आरोप तो लगता है, जहां जहां इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हो, ये आरोप तो लगाते हैं कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम काम नहीं करवा सकते। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हरियाणा प्रदेश में समान रूप से हर विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है। रही बात यमुनानगर की, यमुनानगर हरियाणा प्रदेश में कम से कम 14 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे ब्राह्मण, जाट, सिख, दलित
और अपने ये अरोड़ा, ये समान रूप से हैं यमुनानगर के। उसमें आप जो कह रहे थे ना कि यहाँ ब्राह्मण नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल समान रूप से हैं, क्या थोड़ा ऊपर उसमें हो सकता है। रही बात पालीवाल साहब कह रहे थे कि जो सड़क का निर्माण वहाँ नहीं हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पंचकुला साह और यमुनानगर का जो सड़क परियोजना थी 850 करोड़ रुपए की परियोजना से ये काम प्रगति पे है। आप मौके पे जाके देख सकते हैं। कौन सा 4 लेन का जो काम है यमुनानगर से चंडीगढ़? हाँ, पंचकुला साह नहीं, मैं पंचकुला साह और यमुनानगर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यमुनानगर लाडवा और करनाल, जिसमें कम से कम 395 करोड़ 72 लाख रुपए से ये रोड की लागत से संवैधानिक रूप से सैद्धांतिक रूप से भी स्वीकृति हो चुकी है और वो कंप्लीट होने के लगभग है। आप मौके पे जाके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि फिर क्यों वहां की जनता भेदभाव का मुद्दा बना रही है और वहां क्यों भेदभाव? कौन कहता है कि वहां की जनता भेदभाव का मुद्दा उठाए हुए है? क्या आपको नहीं लगता कि वहां भेदभाव? बिल्कुल भी नहीं, ये तो विपक्षी ये क्या है कि आंकड़े हैं, आप उन्हें देखिए। हाँ, बिल्कुल, मैं अखबार में देता हूं, मैं पूरे हरियाणा का दे रखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, मैं आंकड़े कितने पैसे खर्च हुए हैं। जब छाप जाहिर हो जाएगा कितने पैसे, मैंने कल भी इनको बताया था कि बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। आप आंकड़े लीजिए, अम्बाड़ा में कितने लगे, गैर सरकार 2005 से पहले इनेलो की बीजेपी की अलायंस की सरकार थी। अगर उनसे हजारों करोड़ रुपए अगर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और विधानसभा में नहीं दिए गए तो आप बता दीजिए मेरे को। अगर आपने वहां पे विकास कराया, उत्तर दिलबाग सिंह कहां से जीतते वहां? अब क्योंकि इस सीट पर देखा गया है जीतने के एक बार कारण कांग्रेस तो बीजेपी कांग्रेस इस तरीके से बीजेपी कांग्रेस इस तरीके से वहां पर रहे, बीजेपी की भी वहां पर विधायक रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे, लेकिन आज तक विकास नहीं यमुनानगर में देखा गया। डॉक्टर कमला वर्मा वहां से विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, हरियाणा भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष रही हैं। उस समय खूब उन्होंने विकास करवाया। हरियाणा में सरकार थी इंडियन नेशनल लोकदल भाजपा की और खूब काम हुआ। लेकिन विकास इस समय एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है। पूरे हरियाणा में कहीं विकास नहीं है, एक क्षेत्र को छोड़कर। सड़कों की हालत बड़ी बुरी है। आप यमुनानगर चले जाइए, गलियों में चले जाइए, सड़कों पे देखिए, बहुत बदहाली की स्थिति है। पिछले 10 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन नरेश जी तो कह रहे हैं बहुत विकास हुआ, फिर इसका मतलब ये तो ये है कि आप राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। राजनीति नहीं कर रहे, ये वास्तविकता है। रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। आप जाइए, 850 करोड़ देखिए यमुनानगर में सड़कों की क्या हालत है। जो सड़क टूट जाती है वो बनती नहीं है सालों साल। एक क्षेत्र विशेष को छोड़ के पूरे हरियाणा में बदहाली की स्थिति है। यमुनानगर उसका ज्वलंत उदाहरण है। यमुनानगर में पिछले काफी समय से कोई विकास नहीं हुआ। जो विपक्षी माइनिंग को लेकर मुद्दा बनाया था इंडियन नेशनल लोकदल ने पिछले चुनाव में, उस मुद्दे पर उस पर वायदे पर कोई काम नहीं कर पाए आपके विधायक ना? हमारे तो विधायक जब सरकार हमारी नहीं है तो हम कैसे वहां काम करेंगे? क्या शंभू जी, क्या ये बहाना है? बहाना तर्क है। लेकिन हमने एक विधायक को एक क्षेत्र का विकास करने के लिए एक तो फंड मिलता है, ठीक है। दूसरा है कि पूरे हमारा क्षेत्र कैसा हरियाणा में भी को कोई फंड हरियाणा में यहाँ नहीं मिलता है, मान लीजिए। नहीं, ठीक है, फंड नहीं मिलता है, ठीक है, हरियाणा में। लेकिन जो पूरे प्रोजेक्ट होते हैं वहां के, उसके डेवलपमेंट प्लान बनाने का विधायक को राइट है, उससे देने का राइट है, और वो अब क्या चाहिए उसके लिए लड़ने, बात करने, हर चीज का उनको अधिकार है, वो करा सकते हैं। इसलिए तो मतलब क्या है कि नहीं करा सकते हैं। विधानसभा में उठाए हैं, आपने देखा होगा जब भी विधानसभा का सेशन चलता है हमें सस्पेंड करके बाहर निकाल देते हैं। एक विधायक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे है, तो उनको राइट है अपने क्षेत्र के लिए काम करने का। यमुनानगर की बात आप मान लीजिए कर रहे हैं, वहां देखिए एक तो इंडस्ट्रियल होप है पूरा कि वहां एक इंडस्ट्री सारा कुछ है। अब बिजली की बात ले लीजिए। अभी हरियाणा में एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से बिजली आप बाहर से खरीद रहे हैं दूसरे स्टेट से, और आपके पानीपत के प्लांट और दूसरे प्लांट काम नहीं कर रहे। आप ये तर्क दे रहे हैं कि यहाँ जो हम करेंगे प्रोडक्शन वो महंगा पड़ेगा और हमें सस्ती बिजली हमें बाहर से मिल रही है, इसलिए हम खरीद रहे हैं। लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्टेट का अलग से विकास होगा, आपकी अपनी बिजली होगी, उस तरफ तो वो भी करने को आप नहीं तैयार हैं। पालीवाल जी, आपसे मैं इस विधानसभा पूरा फाइनल कमेंट चाहूंगा। इसमें जो देखा जा रहा है कांग्रेस बीजेपी इस तरीके से यहाँ पर सरकारें विधायक चुने जाते रहे हैं। अब क्या तस्वीर आपको लगती है इंडियन नेशनल लोकदल के फिलहाल वहां पर जो विधायक हैं, पूरा जो समीकरण अगर देखा जाए उसको देखते हुए इस विधानसभा पर क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि विकास कहीं ना कहीं मुद्दा है इस जो उपचुनाव के रिजल्ट अगर हम देखें जो आज आए हैं। क्योंकि आप किसी एजेंडे पे विकास के अलावा अगर काम करते हैं तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आज आपने देखा उत्तर प्रदेश में एकदम से क्लीन स्वीप हुआ है, तो मतलब अब विकास जनता चाहती है, कहीं की भी जनता हो, और हरियाणा भी भारत का हिस्सा है।
और जहाँ तक यमुनानगर है, क्योंकि जैसे अब हमारे शंभू जी कह रहे थे कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, उसके साथ अवैध खनन का भी एक मुद्दा बहुत अहम है कि वहाँ पर अवैध खनन हो रही है। उसके साथ साथ हमें ये जो फैक्टर आ गया बीजेपी का फैक्टर, अब जनता असमंजस में होगी कहीं ना कहीं। जैसे जैसे जो एक तो उम्मीदें थी लोकसभा से मोदी जी की, अब जो ये रिजल्ट आए हैं तो कहीं ना कहीं पहले तो ये लग रहा था कि भाई जो फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी में रहने की या कई सीटों पे इनेलो और बीजेपी में रहने की, ये लग रहा था कि हरियाणा का जो चुनाव होगा वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस इनेलो होना था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मतदाता है उसके दिल में संदेह है बीजेपी को। आज के जो उपचुनाव के नतीजे हैं उससे उसका प्रभाव आप देख रहे हैं, शंभू जी क्या लगता है, क्या प्रभाव आज के जो नतीजों का रहेगा? मैं इतना जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालूंगा, क्योंकि पूरे अगर हम 33 सीट को देखें तो निश्चित तौर पे बीजेपी को दो ही जगह मुख्य रूप से झटका है, वो है राजस्थान और गुजरात के लिए। मान लीजिए वो भी राजस्थान में इसलिए है कि के लिए भी बड़ा उनकी नहीं यूपी में अब बसपा का नहीं होना, मान लीजिए इसको आप एक घटना के तौर पे तो नहीं ले रहे हैं ना। अब मान लीजिए बिहार में नीतीश और लालू एक हो गए, अभी मान लीजिए बीजेपी के एंटी सारे का हरियाणा में सभी दल कांग्रेस से लेके इनेलो सारे दल एक हो जाएं और नन बीजेपी हो जाए तो स्वाभाविक है कि बीजेपी को हार मिलेगी। तो इस हार को उस रूप में मैं नहीं देख रहा हूं। तो इसमें सपा बसपा का जो नहीं होना वो बेनिफिट सपा को, वो बेनिफिट ना कि बीजेपी की हार है। वोट परसेंटेज बीजेपी को उतना ही है जो पहले मिला हुआ है, तो कैसे आपको कह सकते हैं कि पूरी तरह से हार रही है? मैं उस रूप में नहीं देख रहा हूं। जहां तक हरियाणा की इशू है वो अपने इशू है, और उस इशू का थोड़ी देर के लिए अभी आप असर कह सकते हैं, आज के लिए बात कर रहे हैं हम तो आज या कल के लिए, लेकिन चुनाव 1 महीने के बाद है, तब तक पूरी सीन बदल चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि यमुनानगर से लगती जगाधरी विधानसभा क्षेत्र भी है और एक ही क्षेत्र में आते हैं, मुख्य मुद्दे जो हैं ये इन दोनों क्षेत्र के एक जैसे ही हैं। जगाधरी विधानसभा सीट पर किसी दल का कोई खास प्रभुत्व नहीं रहा है। बसपा, कांग्रेस, हवीपा यहां से ज्यादातर जीते हैं। एक बार भाजपा ने भी जीत दर्ज की है। लगभग 1,92,000 वोट वाले इस हलके में लगभग 15% ब्राह्मण वोटर हैं, 20% के करीब दलित हैं, 30% गुर्जर और 15% के करीब मुस्लिम वोटर भी यहाँ पर है। तो ऐसे में समीकरण दिलचस्प है। बसपा के अकरम खान यहां से विधायक हैं और डिप्टी स्पीकर भी हैं, उनका टिकट पक्का माना जा रहा है। तो इस तरीके की यहां पर स्थिति है। और रादौर से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक और पहले बसपा के नेता रहे बिशन सिंह सैनी को इनेलो ने अपना उम्मीदवार इस बार जगाधरी से बनाया है। गुर्जर वोटर को टारगेट करने के लिए भाजपा ने कृष्ण कंवरपाल गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया है और किसी पार्टी का सिपाही मैदान में नहीं उतारा है किसी पार्टी ने। तो ये यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं। मंजुल जी क्या लगता है आपको इस विधानसभा क्षेत्र को देखते हुए? देखिए, अगर हम जगाधरी की बात करें तो वही बात आती है इंडस्ट्रियल, मतलब ये दोनों साथ साथ हैं, मुद्दे बिल्कुल सेम हैं। लेकिन जो मतलब हम हरियाणा की राजनीति में जातिगत राजनीति को अलग नहीं कर सकते। हरियाणा में जाति की राजनीति होती है, सभी को पता है। और इसीलिए भाजपा ने कंवरपाल गुर्जर पर अपना भरोसा जताते हुए उनको यहाँ से टिकट दी है, क्योंकि 15% वोट काफी माना जाता है अगर उस लिहाज से हम देखें। और अगर जैसे परंपरागत वोटर बीजेपी का माना जाता है, अगड़ी जातियां जो भी हैं 4-5 अपनी, वो पंजाबी हैं, ब्राह्मण हैं और जो सारी जातियां हैं, वैश्य हैं, अगर ये वोट पोलराइज होता है उस ढंग से, जिस ढंग से बीजेपी सोच रही है कि जातिगत वोट और फिर इन जातियों का वोट, तो कहीं ना कहीं जो कंवरपाल गुर्जर हैं वो कुछ करिश्मा शायद कर जाएं अगर इनकी रणनीति सफल होती है। क्योंकि जहां तक बिजनेस का जो हब जैसे कहते हैं इस एरिया को, जगाधरी को और यमुनानगर को, तो बिजनेसमैन कहीं बीजेपी को पसंद करता है। क्योंकि बीजेपी की जो एक छवि है वो, चाहे आप गुजरात की बात करो या उत्तर प्रदेश में जहां जहां इंडस्ट्रीज हैं, तो वो उनके लिए एक ऐसा माहौल वो महसूस करते हैं कि कहीं बीजेपी के का अगर विधायक है या बीजेपी का शासन है तो हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल बनता है। रादौर के विधायक को जगाधरी में लाने की क्या आवश्यकता पड़ी इन लोगों को? क्या जगाधरी में कोई और नेता नहीं था या फिर कोई इसके पीछे? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन वो जो हमारे बिशुलाल जी सैनी है वो बहुत बढ़िया है, मेहनती भी है और उनका रादौर हल्के में भी ठीक था और यहाँ जगाधरी में भी उनका ठीक है। वहाँ उनकी इमेज जो है बहुत बढ़िया और मेहनती भी है। अच्छा, तो ये बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? बदलाव कई बार चेंज करना ही पड़ता है। तो ये उनको वहां से हमने चुनाव मैदान में उतारा और हमें 100% उम्मीद है कि हम वहां से हर हालत में वो सीट हमारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रादौर में इमेज खराब हो रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। काम कराने तो यहाँ पर कोई और उम्मीदवार नहीं होगा? नहीं, ये बात भी नहीं है। हमारे तो इतने उम्मीदवार हैं, हर हल्के के अंदर 20-20, 30-30 लाइन लगी हुई है उम्मीदवारों की। और ये आपको मैं सच्चाई से बताना चाहता हूँ, आज जैसे आप देख लिया आपने
क्षेत्रीय पार्टियों का हमें हर आगे आने वाले चुनाव में दबदबा रहेगा। आज उत्तर प्रदेश में आपने देख लिया कहां गई बीजेपी, वहां मुलायम सिंह यादव जी फिर सीटें ले गए। आपके तो राजस्थान के अंदर तो बीजेपी की सरकार है और वहां से इनके सीटिंग एमएलए तो थे, जो सीटिंग थे वो भी हार गया वहां चुनाव। बीजेपी की हवा का कोई, अब मोदी जी के वो लहर थी पार्लियामेंट में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज वहां बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में कोई हवा नहीं है। ये जो जगाधरी और यमुनानगर का क्षेत्र है, यहाँ पर माइनिंग बहुत ज्यादा होती रही है और पहले कुछ साल पहले तक ये लीगल थी माइनिंग, फिर इसको इलीगल कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया माइनिंग को। लेकिन माइनिंग बंद नहीं हुई, माइनिंग फिलहाल अभी भी चल रही है, अवैध रूप से खनन चल रहा है। इसको मुद्दे को भुनाया जाता है हर एक दल के द्वारा हर चुनाव में, फिर भी काम नहीं होता है। इसके पीछे क्या सोच देखते हैं आप राजनीतिक दलों की? देखिए, राजनीतिक जिसकी भी सरकार बनती है स्टेट में, तो स्टेट में सरकार बनने के बाद फिर वो एक स्टेट का एजेंडा वो हो जाता है। वहाँ लोकल जो भी मुद्दे होते हैं या बहुत जरूरी होते हैं उस पर उनका फोकस कम हो जाता है। मैं अब हुड्डा जी की तरफ ही मैं ध्यान दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री हैं मान लीजिए स्टेट के, और उनके पूरे कार्यकाल को आप गौर करिए तो आप पूरे कार्यकाल में पाएंगे कि मुझे लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा इश्यूज पे जितना उनका फोकस, जितना उनका ध्यान रहा, उतना स्टेट के और मुद्दों पे ध्यान नहीं रहा। आप उसी इलाके की माइनिंग की बात है, मान लीजिए माइनिंग से बेनिफिट कौन ले रहे हैं, साठगांठ किसे किसके बीच है, और कई नाम तो राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के ही हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का मान लीजिए रोल है। माइनिंग इस देश में केवल हरियाणा की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। और वहां पे किनके रोल होते हैं और अफसरशाही और पॉलिटिशियन में किस तरह के गठजोड़ हो जाते हैं आफ्टर विनिंग इलेक्शन, सत्ता में आते ही, तो और दूसरी पार्टियां उसको भुनाती हैं कि यहाँ माइनिंग है, ये है, वो है। माइनिंग कहाँ पे, जहां पे अवैध माइनिंग है, निश्चित रूप से आपका जो स्टेट रिसोर्सेज है उसको नुकसान करता है। आपकी जो रेवेन्यू आना है स्टेट गवर्नमेंट को, उसका नुकसान है। तो मतलब नुकसान हो रहा है, इस चीज नुकसान हो रहा है, स्टेट का नुकसान हो रहा है और वो चीज भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। आप बोलना चाह रहे थे शंभू भद्रा जी की बात? मैं इस बात पे कह रहा था कि मुख्यमंत्री भाई बेसलेस जो आरोप लगा रहे थे मेरे साथी आके वाडेरा पे ध्यान दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश को 2005 से पहले प्रदेश की स्थिति थी 16वें स्थान पे, आज नंबर 1 स्थान पे लेके आए हैं। अपनी मेहनत से, पार्टी की नीतियों से, लोगों के बीच बैठ के नीतियां बनाने से। इनकी तरह वहाँ ड्राइंग रूम में नीतियां नहीं बनती, हमारी चौपाल में, गांव की चौपाल से नीतियां बन के जाती हैं। हर एक बार आपने इसमें देखा भी होगा कि एक मुख्यमंत्री, माफ कीजिए मैं मुख्यमंत्री के इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने सीधा ब्लेम किया उन्होंने, कि एक महिला आई और वो कहने लगी बोला मैं अपने भाई की राखी बांधने जाना चाहती थी। फिर बोला भाई इसमें सरकार क्या कर सकती है? तो इस तरह की नीतियां जो होती हैं वो गरीब आम आदमी से बीच से ही निकल के आती हैं। चलिए वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं उसके लिए तो मैं भी किसान कहता है कि मेरे पशु मर जाते हैं, 3 पशु उसके पास, सच्ची बात है। ये वो वहां की भावना, आम गरीब आदमी की भावना से है कि अगर किसी का पशु गुजर जाता है, मर जाता है किसी भी सिस्टम से। चलिए वो नीतियां जो भी हैं उनकी हर कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, उनकी आलोचना नहीं हो रही है। नरेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ दिलाने के ऊपर इन्होंने कहा कि उसके तरफ ध्यान दिया। अच्छा चलिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं था। यमुनानगर और जगाधरी का जो क्षेत्र है उसमें खार और खिजराबाद, ये जो ऐसे एरिया है, यहाँ पर जितने भी खेत हैं, खेती वहां पर नहीं होती है, पथरीली जमीन है। वहां पर किसान भी और हर एक व्यक्ति खनन पर ही निर्भर था। लगभग 50 से 60 हजार लोग सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर उनसे अपना बिजनेस करते थे खनन से। उसको बंद कर दिया गया, लेकिन अवैध खनन अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री इस पर आज तक क्यों नहीं कोई कदम उठा पाए, जबकि हर चुनाव में मुद्दा बनता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में आई थी, जब उनके संज्ञान में ये कार्य आया था कि ये गलत है, सही है, इसके ऊपर जो डिसीजन लिया गया उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। सरकार ने इसको बैन कर दिया गया था, इसीलिए कि खेतीबाड़ी का जो रेवेन्यू का जो सिस्टम है जो खराब हो रहा है उसको नहीं। लेकिन हरियाणा सरकार ने ये बात कही थी कि एक एनवायरमेंट, एक प्लान बनाया जाएगा एनवायरमेंट को लेकर, ताकि एनवायरमेंट पर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, कोई असर ना पड़े नेगेटिव। लेकिन बंद कर दिया। उसके बाद अवैध खनन तो अभी भी जारी है। अवैध खनन सरकार की उसमें नहीं है, कोई कहीं भी होता होगा, जहां भी कोई इस प्रकार की कोई शिकायत होती है तो उसके खिलाफ सरकार की जिम्मेवारी है। किसकी जिम्मेवारी होता है? आप सरकार की नजर में कहीं होता नहीं, विपक्षी पार्टियां हैं, मुद्दा बनाती हैं। अच्छा, क्या मुद्दा, क्या इसको बेकार में मुद्दा बनाया जा रहा है या वाकई में ऐसी स्थिति है? मुद्दा है, ज्वलंत समस्या है, इस पर सबके लिए चिंता का कारण है ये नहीं। लेकिन नरेश जी कह रहे हैं कि आप लोग वैसे ही मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस सरकार अवैध खनन माफिया का
उत्पन्न कर रही है, उनको संरक्षण दे रही है। सीधा सीधा मेरा ये आरोप है कि कांग्रेस सरकार अवैध खनन माफिया अच्छा एक मिनट, प्रेजेंट विधायक है वहाँ पे इनेलो का, बात करके वोट ले गया कि मैं ऐसा करूंगा। आप बताइए विधानसभा में उन्होंने कितनी बार ये इसका जवाब नहीं, इसी मुद्दे के ऊपर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं लेकिन हमें सस्पेंड कर देते हैं। चलिए आपके विधायक बैठ के विधानसभा चलानी पड़ती है। विकास की बात अच्छी नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जितने भी मुख्यमंत्री के चहेते वो आपके ये रेती का ठेका वो सारे इन्हीं के पास है। लेकिन दिलबाग सिंह आपके विधायक यमुनानगर में फुट बिक रही है रेती। आपके विधायक दिलबाग सिंह आपके विधायक यमुनानगर में है और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से वो भी इसका लुत्फ ले रहे हैं अवैध खनन का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको एक भी या तो फिर आप जानते नहीं कर रहे हैं विधानसभा में आप ये विकास तो ये करवाना नहीं चाहते। विकास अच्छा फिर आपके विधायक नहीं किया है कोई भी एक विकास का काम आप देश की जनता को कोई एक काम बता दो इन लोगों का टाइम का विकास का बता दीजिए आप सबके सामने आप बैठे चलिए शंभू जी गरीब किसान ऐसी कोई एक काम पूछ लीजिए मेरे लायक दोस्त है, कोई एक काम ही बता दीजिए आप इन लोगों की। चलिए पूछेंगे एक लाइन में अभी एक कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि हरियाणा नरेश नंबर 1, नरेश बाला, हाँ नरेश जी कि हरियाणा नंबर 1 पे है। ठीक है, आया जीडीपी की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब बिहार के चीफ मिनिस्टर थे तो वो भी जीडीपी को कहां से लाए थे कि हम सेकंड जीडीपी हमारी है। जीडीपी का जो आकलन होता है वो समग्र विकास का नहीं होता है, मतलब किसी भी स्टेट का कि सभी वर्ग में सभी हम इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात करते हैं वो नहीं होता है। वो आप टोटल रिकॉर्ड देखते हैं कि स्टेट ने इतने साल में कितने रेवेन्यू किए और वहां पे आपका आंकड़ा दूसरे स्टेट कंपैरिजन में पिछले साल की तुलना में अगर जीडीपी बहुत नीचे रहा हुआ है और इस साल बहुत ज्यादा है तो वो जब शो होगा तो आप दिखाएंगे कि हमारा जीडीपी बहुत हो गया। मान लीजिए कि 2010-2011 की बात करते हैं तो 10 में बहुत कम है जीडीपी, 11 में बहुत ज्यादा है। जब तुलना करेंगे बहुत कम से बड़े की तो वो बड़ा ग्रोथ दिखाई देगा, बड़ा ग्रोथ लेकिन वो ग्रोथ जमीन पर भी हुआ है, जमीन पे भी इंक्लूसिव ग्रोथ है तो मानेंगे। तो ये नंबर 1 का जो गेम है ये आंकड़े जरूरी नहीं है कि जमीनी सच्चाई हरियाणा और गुजरात चाहे बिहार कोई भी जीडीपी का जो खेल है। मुझे ब्रेक पर जाना है। मंजुल जी मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूं जगाधरी विधानसभा को लेकर के, फिर ब्रेक पर जाना। देखिए कहीं ना कहीं अगर जब इनेलो आज से 10 साल पहले की बात करें तो उस समय एक ऐसा माहौल बना दिया गया या कहीं एक हाइप बनाई कांग्रेस ने कि जी भय मुक्त प्रशासन हम देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। अब उन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने आगे पीछे कर लिया। भ्रष्टाचार बहुत चरम पे है, आपको पता है जिस तरीके से जमीनों का हुआ और ये अवैध खनन भी भ्रष्टाचार के उसमें आता है, मतलब एक चरम पे भ्रष्टाचार। अच्छा लेकिन इसमें देखा गया हर एक राजनीतिक दल का, हर एक राजनेता का इसमें किसी न किसी तरीके से नहीं वो बिल्कुल रहता है, लेकिन जहां पर इनके हित जुड़ते हैं वहां ये सब एक हो जाते हैं और जहां इनके हित नहीं जुड़ते वहां पर ये उनको मुद्दे बना देते हैं राजनीतिक रूप से। लेकिन ये कहा जाएगा जगाधरी में आपको लगता है बड़ा मुद्दा ये रहने वाला है? बिल्कुल रहेगा, अवैध खनन और इसके साथ भ्रष्टाचार जुड़ गया, अवैध खनन के साथ भ्रष्टाचार और कांग्रेस सरकार को जो विपक्षी दल घेर रहे हैं इनके वो भ्रष्टाचार पे घेर रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर बिल्कुल है। चलिए एक ब्रेक पर के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक पर जाना जरूरी है। ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और विधानसभाओं के बारे में बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या मुद्दे रहने वाले हैं इन विधानसभा चुनाव में। छोटा सा ब्रेक चल लो।